फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का जो मानव की जो भी अंग हैं उन सभी को हम लोग एक ही करके पढ़ रहे हैं। उसमें अभी परिसंचरण तंत्र को खत्म करेंगे। इसकी पहले बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए और वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। विलियम हार्वी नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? विलियम हार्वी ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों, इनमें से पहला हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। तो रक्त जो ब्लड हमारे शरीर में चारों तरफ इधर उधर जाता है, परिसंचरण होता है, उसको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियां। मानव हृदय जो है वो छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय थोड़ा सा बाईं ओर होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, तो पेशीय ऊतकों का बना यह एक अंग जो है वो आवरण द्वारा है। इसको हृदय को ढकने वाला आवरण हृदयावरण। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियल द्रव जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। ठीक है, 4, 2 गो ऊपर रहेगा और 2 गो नीचे। ऊपर वाले कक्षों को दायां और बायां अलिंद कहते हैं। दायां और बायां अलिंद। आर्ट्रियम और ऑरिकल कहते हैं। आर्ट्रियम या ऑरिकल। जबकि जो निचले वाले कक्ष होते हैं दाएं और बाएं साइड, उनको नीले या वेंट्रिकल कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। ठीक है, 250 से 300 ग्राम। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है 72 से 75 बार धड़कता भी है। हृदय में एक स्पंदन या बीट होता है जिसकी समाप्ति से लेके नेक्स्ट टाइम बीट करे या स्पंदन करे, इसकी समाप्ति तक एक हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल होता है। हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है। एक पंप की तरह इसका प्रमुख कार्य है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। हृदय से रक्त धमनियां जो होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। ठीक है, रक्त धमनियां जो है हृदय से ब्लड को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं और वहां से शिराओं के माध्यम से रक्त को वापस ले आती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होती है वो यहाँ पे शुद्ध रक्त अर्थात कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है, और अशुद्ध रक्त मतलब जो जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। तो शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो फेफड़ा में शुद्ध होता है। पता ही है, क्योंकि हम सांस जो लेते हैं वो वायु जाके फेफड़ा में शुद्ध करती है, वहां से ऑक्सीजन ऑब्जर्व होता है। तो जब फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है वहां से वो हृदय में जाता है। ठीक है, और हृदय इस रक्त को क्या करती है कि पंप करता है। कहाँ? तो पूरे शरीर में। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है, और उपयोग करने के बाद जो अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित जो होती है रक्त, वो शिरा के माध्यम से फिर हृदय की ओर आता है। ठीक है, फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः कहाँ पंप करेगा? फेफड़ा में। ठीक है, फेफड़ा में भेजेगा, और इस प्रकार से है जो चक्र है वो निरंतर चलते रहता है। रक्त या ब्लड, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है। रक्त जो है क्षारीय है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर ब्लड होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर जो है रक्त वो कम देखने को मिलता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा। ब्लड में 2 भाग होता है, प्लाज्मा होता है और दूसरा कणिकाएं। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं होती हैं दूसरा। कुल रक्त का लगभग 55% जो भाग होती है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो कुल ब्लड में 2 भाग में बांटे हैं ब्लड को, एक प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिका या रुधिराणु भी उसे कहते हैं।
तो 55% जो भाग होती है वो प्लाज्मा होती है। और बाकी के कितने बचे? 45%। तो 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कणिका, दूसरा श्वेत रुधिराणु और तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अक्सर जो होती है ना प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज को क्लियरली याद कर लेना है कि प्लेटलेट्स जो होती है वो कणिका होती है और फिर जो प्लाज्मा होती है वो अलग होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कणिका के अंतर्गत आता है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी है उसी तरह से प्लेटलेट्स है। तो प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल होता है और शेष जो 8 से 9% बच गया वो विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा है, 45% है रुधिराणु है और 55% प्लाज्मा है पूरे शरीर में। ठीक है, और उस 55% में से जो बना हुआ प्लाज्मा रहता है, तो उस प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी रहता है? तो प्लाज्मा सिर्फ लिक्विड ही होता है, लगभग 91 से 92% आपको वाटर है। बाकी जो शेष है उसी में सारे जो मिनरल्स होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक, वो होते हैं। वहीं लाल रुधिराणु केवल जो होती है वो कशेरुकियों के रुधिर में पाया जाता है। तो जो आरबीसी है सिर्फ कशेरुकियों में पाया जाता है और उसके कुल रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं। ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी जो है कुल ब्लड का 40 से 45% भाग बनाता है और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन, यह प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन है और यह इसका ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। इसमें हीमोग्लोबिन में हीम नामक, ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग देता है। किसको? तो आरबीसी को। रोगों के प्रति अगर प्रतिरक्षा की बात करें तो उसके लिए श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और इसीलिए डब्ल्यूबीसी को वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने में होता है। तो रोग से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी, ब्लड का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स नामक कणिका होती है और वहीं ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में होता है। तो यहाँ पे देखिए संरचना दिया गया है कि किस प्रकार से जो है ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो यह सबसे ऊपर हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है? फेफड़ा में। देखिए यहाँ पे फेफड़ा दिया हुआ है। ठीक है, और फेफड़ा में देखिए इस प्रकार से नीचे हृदय है, यहाँ पे हृदय है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हृदय है, यह पूरा का पूरा हृदय है। ठीक है, और यह ऊपर फेफड़ा हो गया। तो यहाँ से हृदय से जो ब्लड है वो फेफड़ा में जाता है। तो कैसा ब्लड जाता है हृदय से फेफड़ा में? अशुद्ध रक्त जाता है, क्योंकि फेफड़ा में जो है ऑक्सीजन ग्रहण करके वो शुद्ध हो जाता है। तो यह किसके माध्यम से जाएगा? यहाँ से अशुद्ध रक्त जो जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है? तो वो फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ पे यही तो एक एक्सेप्शन है पूरे बॉडी में हमारे, कि धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और सीरा में अशुद्ध रक्त। परंतु अगर फुफ्फुसीय लगा देगा या पल्मोनरी इंग्लिश में कहेंगे लगा देगा तो वहां पे उल्टा हो जाता है। देखिए फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी में जाना तो चाहिए वैसे नियमितः धमनी में शुद्ध, लेकिन यहाँ पे जाएगा अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त जो है हृदय से फेफड़ा में जाता है और वहीं यहाँ पे फुफ्फुसीय अगर या पल्मोनरी शिरा की बात करें तो उस फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद वो जो ब्लड है वो कहाँ आता है? तो वो हृदय में आता है। ठीक है, हृदय में आता है। तो अभी देखेंगे हृदय कैसे काम करता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि यहाँ से जो हृदय से है वो अशुद्ध जा रहा है फेफड़ा में और शुद्ध होके वहां से आ रहा है हृदय में। ठीक है, तो हृदय में दो गो होता है, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद, एक अलिंद होता है और एक नीले। ठीक है, हृदय में क्या होती है? अलिंद होती है और नीले होती है। तो बायां साइड बायां अलिंद बायां नीले, दायां साइड दायां अलिंद दायां नीले। इंग्लिश में राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो ये शरीर के 4 पार्ट हो गए, मतलब हृदय के 4 पार्ट हो गए।
तो इसमें से हमारे शरीर से, ठीक है, हमारे बॉडी में सारा काम होने के बाद जो अशुद्ध ब्लड होती है, ठीक है, अशुद्ध ब्लड, तो यहाँ पे अशुद्ध जो बोल रहे थे उच्च एवं निम्न महाशिरा, ठीक है, महाशिरा मतलब महाशिरा है, उसमें सबसे ज्यादा अशुद्ध ब्लड जाता है, ठीक है। तो पूरे शरीर से एक बड़ी सी नली होती है, शिरा होती है, महाशिरा खैर होती है, और वो डायरेक्ट ब्लड लेके के गंदे ब्लड जो है वो लेके कहाँ पहुंचा देती है, दाहिना आलिंद में। कहाँ पहुंचाएगी, दाहिना आलिंद में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हृदय में कहाँ पे खून आता है, तो दाहिना साइड ऊपर, ऊपर में अलिंद तो ऊपर ही आएगा, तो दाहिना साइड के ऊपर में अलिंद में आता है। अब अलिंद में खून आएगा तो अब खून यहाँ पे ब्लड आने के बाद यह कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा दाहिना नीले में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, दाहिना नीले में। और जाने से पहले यहाँ पे बीच में ये दोनों एक में मिला नहीं रहता है, इसके बीच में कपाट होती है। और यह कैसी कपाट होती है, मतलब एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को बोलेंगे त्रिवलनी कपाट, या फिर इंग्लिश में ट्राई कस्पिड वाल्व, ठीक है। दायां साइड 3 वल्ली कपाट या ट्राई कस्पिड वाल्व होती है, और यह खुलेगा और फिर ये जो ब्लड है वो पंप होगा कहाँ, दाहिना नीले में, ठीक है, दाहिना नीले में। और जैसे ही ब्लड दाहिना नीले में होगा, दाहिना नीले क्या करेगा, इसको अब ना पहुंचा देगा, कहाँ पे पहुंचा देगा, तो सीधे फेफड़ा में। कहाँ पहुंचा देगा, सीधे फेफड़ा में। और फेफड़ा में जाने के बाद जो गंदी खून है उसमें से CO2 दे देगा वापस, जो हम सांस के माध्यम से छोड़ते हैं, और वहां से O2 जो है वो ग्रहण कर लेगा फेफड़ा में। और फेफड़ा से जो ब्लड है वो आएगा कहाँ, फिर से वापस में अब बायां साइड आएगा, ठीक है। तो ऊपर से आएगा कहाँ पे, तो बायां जो है वो अलिंद में या लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से वापस जाएगा कहाँ पे, बायां नीले में जाएगा, ठीक है। तो बायां नीले में जाने के लिए इधर भी कपाट देखने को मिलेगा, लेकिन बायां साइड में चूंकि शुद्ध रक्त है तो इधर मात्र 2 वल्नी कपाट होती है, उसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है, मिट्रल वाल्व। तो इधर मिट्रल वाल्व लगी होती है, बायां साइड मिट्रल और दायां साइड त्रिवल्नी या ट्राई कस्पिड वाल्व होती है। तो यह मिट्रल वाल्व खुलेगा और यहाँ से बायां नीले में जाएगा, और बायां नीले से फिर ब्लड जो शुद्ध है वो पूरे शरीर में महाधमनी के माध्यम से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे महाधमनी में शुद्ध ही है, महाशिरा में शुद्ध है, लेकिन एक्सेप्शन हो जाता है जब हृदय से फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से जब हृदय में आता है, ठीक है। वहां पे धमनी में जाना चाहिए शुद्ध, लेकिन जाता है फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध, और फिर फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिका RBC लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, स्त्रियों में कुछ कम होती है, ठीक है। तो एवरेज देखा जाए तो 54 लाख प्रति घन mm होता है। श्वेत रक्त कणिका लगभग 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर देखने को मिलता है। तो RBC 54 लाख और जो WBC है वो 4000 से 11000 देखने को मिलता है। इसमें सर्वाधिक जो संख्या है ना वो न्यूट्रोफिल्स की होती है। कुल WBC का सबसे ज्यादा भाग जो है 60 से 65% न्यूट्रोफिल होता है, और सबसे कम जो है WBC में बेसोफिल्स होता है। सबसे कम बेसोफिल्स होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स। आकार में सबसे बड़ी जो है वो WBC मोनोसाइट्स होती है। वहीं यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स के बीच में अगर WBC का सबसे बड़ा आकार का देखा जाए तो वो मोनोसाइट्स होता है। WBC मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और सबसे कम है वो बेसोफिल्स होते हैं। वहीं प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो मानव बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्रति घन mm देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। WBC जो होती है 4000 से 11000 होती है, और RBC जो है वो 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है शरीर में, तो RBC 54 लाख, उसके बाद प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख, और सबसे कम जो है WBC मात्र 4000 से 11000। लाल रक्त कणिका जो है अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती है।
ठीक है। इनका जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है। तिल्ली या स्प्लीहा जो है, स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। कौन? तो तिल्ली या प्लीहा। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कणिका दो प्रकार, पहला कणिकामय और दूसरा कणिका विहीन। ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिका वैसे भी कम होती है, मात्र 4000 से 11000 होती हैं। उसमें भी दो कैटेगरी, एक कणिकामय और एक कणिका विहीन। तो कणिकामय में एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कणिकामय होते हैं। ठीक है। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे ना कि न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है WBC में, और फिर बेसोफिल्स जो है सबसे कम होती है, और एक एक्स्ट्रा याद कर लेंगे एसिडोफिल्स। तो ये सारा का सारा कणिका है। ठीक है। और जबकि अभी पढ़े थे कि सबसे बड़ा जो है वो मोनोसाइट्स होता है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो कणिका विहीन WBC हैं। ठीक है। कणिका विहीन WBC कौन कौन है? तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स हैं। और सबसे बड़ा साइज में कौन है? तो मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है वो प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा? प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकीमिया कहलाती है। तो WBC में जो अत्यधिक मात्रा में उसे ल्यूकीमिया कहेंगे। लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है वो प्लीहा में होती है, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा सब जगह होता है। वहीं रुधिर में जो श्वेत रक्त कणिका होती है उसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया। ठीक है। तो अगर बॉडी में या ब्लड में WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकोमिया कहेंगे। और इसे ही रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ल्यूकेमिया को ही। ठीक है। रक्त जो होती है वो रक्त जो होता है ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ब्लड जो है वो ग्लूकोज स्तर उसका जो है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का ग्लूकोज स्तर किस में व्यक्त होगा? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा जो है वो कितना होती है? तो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है अत्यधिक हो जाती है, और इससे क्या होती है? ब्लड में मधुमेह या डायबिटीज होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्त दाब या ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत जो रक्तचाप है वो 120/80 होता है। वहीं धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। पहले को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और दूसरे को प्रसारण दाब या डायस्टोलिक कहते हैं। तो प्रकुंचन सिस्टोलिक और प्रसारण डायस्टोलिक कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो होती है या सिस्टोलिक 120 मिली HG होती है, और प्रसारण दाब या जो डायस्टोलिक है वो 80 ml HG होता है। रक्त दाब को डॉक्टर जो है वो स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए बी और ओ की खोज की थी। ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो 4 रक्त समूह का खोज किए थे। ठीक है। और 4 रक्त समूह कौन कौन से हैं? तो ए है, बी है, ए बी है और ओ है। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा जो है वो रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है। तो RBC में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही विभिन्नता देखने को मिलती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। तो एंटीजन प्रतिजन क्या है? एंटीजन और प्रतिजन क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन A और दूसरा एंटीजन B। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं,
और यह एंटीबॉडी कहाँ मिलती है? तो प्लाज्मा में, ठीक है। और कब होती है? जब एंटीजन अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। तो वही कि एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा कहते हैं। दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है, ठीक है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है। यहाँ पे मानव रुधिर है, उसको देखिए कितना अच्छा से ना चार्ट बना के दिया गया है, ठीक है। तो प्लाज्मा, ब्लड में 55% प्लाज्मा है। वही रुधिराणु जो है वो 45% होता है। और प्लाज्मा में जल 91% है या 90% कहीं कहीं देता है। और उसके बाद जो बाकी 9% है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। वही रुधिराणु में प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी जो है वो दो भाग में बटा गया है, एक कणिका में और एक कणिका विहीन। तो डब्ल्यूबीसी का संख्या भी बहुत कम होती है, मात्र 4000 से 11000 होती है। और कणिका वाला जो है वो 3 है यहाँ पे, वैसिलोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, ठीक है। बैसिलोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल की, सबसे कम बैसोफिल्स की संख्या होती है। और इयोसिनोफिल्स 3 को होते हैं। और ही कणिका विहीन में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है, और यहाँ पे मोनोसाइट है वो सबसे बड़ा होता है। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होती है और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी कहाँ होती है? तो प्लाज्मा में होती है। जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। वहीं रुधिर वर्ग अगर ए बी है तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं, परंतु एंटीबॉडी जो है इसमें अनुपस्थित होता है। जबकि रुधिर वर्ग ओ में, ओ मतलब 0, इसमें एंटीजन अनुपस्थित है। ओ में मतलब नहीं है, ठीक है, 0 एंटीजन होता है, परंतु इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों देखने को मिलेगा। वह रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहेंगे और रुधिर वर्ग ओ को जो है वो सर्वदाता कहते हैं। ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। किसी शरीर को बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए रक्तदाता का समूह है जो ब्लड दे रहा है, और यहाँ प्राप्तकर्ता का समूह है जो ब्लड को ले रहा है। तो अगर रक्तदाता का समूह ए है, अगर रक्तदाता का समूह ए है तो वह किसको दे सकता है? तो ए वाले को देगा, हाँ। ए बी वाले को देगा, हाँ। लेकिन बी को नहीं देगा और ओ को भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर रक्तदाता ए है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी एक साथ, जो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम एक साथ नहीं रह सकता। तो अगर एंटीबॉडी यहाँ पे बी है और यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी कभी भी साथ नहीं रह सकता, इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं देगा। वहीं ओ में भी दोनों का दोनों जो है एंटीबॉडी ए और बी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी ऑलरेडी है और यहाँ पे एंटीबॉडी बी, तो इसको भी नहीं देगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बी है तो वह किसको दे सकता है? बी और ए बी को दे सकता है। ए बी है तो वह किसको देगा? सिर्फ ए बी को देगा और बाकी किसी को नहीं देगा, ठीक है। और वहीं ओ है तो वो सभी को दे सकता है। तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को देगा, ए वाला ए को देगा और ए बी को देगा, बी वाला भी ए और ए बी को देगा, और ओ सभी को। क्यों वो सभी को देगा? क्योंकि ओ के अंदर क्या होती है? एंटीजन, इसमें कोई नहीं है तो इसमें ए और बी जो है दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। बर्नस्टीन 1924 के अनुसार ए बी और ओ रुधिर वर्ग जो है मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है, ठीक है। ए बी ओ जो है वो लक्षण है आनुवांशिक। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। किसने बताया था यह? तो बर्नस्टीन ने। कब? 1924 में बताया था, बर्नस्टीन 24 में। यहाँ पे देखिए माता पिता के वर्ग है, उनके बच्चों में क्या हो सकता है? ब्लड। तो अगर माता पिता का ओ और ओ है तो संभव हो सकता है ओ ही हो बच्चे में, ठीक है। अगर माता पिता, और असंभव वाला जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, तो असंभव वाला नहीं हम लोग को याद करना है क्या मतलब है, लेकिन क्या पता पूछ भी सकता है एग्जाम में।
तो अगर हमें संभव वाला याद रहेगा तो संभव वाला निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगर माता पिता के रुधिर वर्ग ओ है तो संभव ओ होगा। अगर वही माता पिता में ओ या ए है या फिर ए और ए है, उस केस में ओ और ए बनेगा। तो माता पिता में एक का ओ एक का ए है या दोनों का ए है तो कौन सा बनेगा? ब्लड। तो बच्चों में ओ बन सकता है या फिर ए बन सकता है। उसी प्रकार से ओ के साथ बी रहेगा या बी के साथ बी रहेगा तो भी ओ या बी कोई भी बन जाएगा। वहीं अगर ए और बी रहेगा, माता का ए और पिता का बी या फिर पिता बी और ए रहेगा, तो उस केस में मात्र एक ऐसी स्थिति है जिसमें ए और बी दोनों रहेगा तो चारों के चार ब्लड ग्रुप बच्चे का होने का संभावना है, ठीक है। तो ए और बी रहेगा तो चार एक ही है। बाकी देखिए जहां भी ए बी साथ रहेगा, ए बी यहाँ साथ है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो जहां भी ए बी साथ में आएगा वहां पे ओ नहीं होगा, ठीक है। बाकी हो जाएगा लेकिन ओ जो है वो नहीं होगा। तो ए बी के साथ अगर हम ओ मिलाएंगे तो उस केस में क्या बनेगा? ए और बी अलग अलग बनेगा, ना ही ए बी बनेगा ना ही ओ बनेगा, ठीक है। तो ओ के साथ ए बी बनाया जाएगा तो उस केस में ए और बी अलग अलग बन सकता है। ओ तो नहीं बनेगा जहां जहां ए बी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ए बी भी यहाँ पे नहीं बनेगा। बाकी अगर ए बी के साथ ए मिलाएं, बी मिलाएं या ए बी तीनों में से कोई भी मिलाएं ए बी के साथ तो ए बी और ए बी तीनों बनेगा, ठीक है। क्योंकि ए बी जहाँ रहेगा वहाँ ए और बी अलग अलग हो ही जाएगा और ए बी साथ में भी आएगा। किस केस में? तो अगर ए बी के साथ हम ए मिलाएं, बी मिलाएं या ए बी कुछ भी मिलाएं तो ये तीनों बनेगा। लेकिन अगर ओ के साथ ए बी मिलाएंगे तो वहां पे क्या होगा? ए बी जो है वो हट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो इसका आंसर होगा 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड का पंप करता है। हृदय में जब एक स्पंदन या बीट होती है उस टाइम इसकी समाप्ति को लेकर के अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, ठीक है। स्पंदन की दर जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों तक ध्वनि की बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचती है। हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच, जब पहला धड़कन होती है बीट होती है उसके बाद दूसरे उसके बीच जो टाइम मिलता है उसी में। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। वहीं दो संकुचन के बीच का काल जो है विश्राम काल या शिथिलन काल, दो शिथिलन के बीच का काल जो है वो विश्राम या शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के दो संकुचन के बीच में धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे ही विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात या हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो टांगों में दर्द, इसका क्या लेना देना? बाकी पसीना आना, जी मिचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट, सीने में दर्द, ये सभी इसका हार्ट अटैक का भाग है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट इत्यादि लक्षण जो है वो हृदयाघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयाघात से संबंधित नहीं है। इसके अलावा मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थान बद्ध जीवन शैली, वसा युक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर जो है वो अस्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द। सिर दर्द का कोई लेना देना नहीं है। हृदय में कितने कश होते हैं? तो 4 होता है, ठीक है, 4 कश होता है।
मानव हृदय छाती के मध्य में जोड़ थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय जो है थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और हमारा हृदय एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अरिंद या एट्रियम, कभी कभी इसे ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां नीले या वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपस्थित है कहाँ पे, तो या तो देखिए यहाँ पे हृदय में हो जाएगा। ठीक है। हृदय में एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं भी कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। ठीक है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर, इसीलिए डॉक्टर जो है नाड़ी को टच करके नाड़ी को पता करता है। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय की धड़कने की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है लगभग 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों में अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से लेकर के 8% तक होती है। शरीर के भार का लगभग 7 से 8%। अतः एक 70 kg भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना परसेंट? 7 से 8% होती है। और 70 kg भार वाले एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। संपूर्ण शरीर के भार का 1/13वां भाग होता है। ठीक है। एक सामान्य 70 kg भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग कितना? तो यहाँ पे यही ऊपर वाला दिया हुआ है कि 70 kg का जो रहेगा उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो उसके शरीर के भार का लगभग 1/13। तो 70 kg है, उसका 1/13 भाग कितना हो जाएगा? 13×5 = 65। ठीक है। 5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। रक्त होता है तो कैसा होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक होता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ये 66 रुपये से पूछा था। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती हैं। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बनता है, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय इनेक्टिव करती है। लिम्फोसाइट्स जो हैं सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु, किंतु संख्या में अधिक। कुल WBC का 20 से 30% होता है। जो लिम्फोसाइट होती है इसके केंद्रक बड़ा होता है, गोल होता है और एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समय से शरीर में घूमती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। कौन? तो लिम्फोसाइट्स। वही एरिथ्रोसाइट्स जो है वह रक्त के संचलन में सहायक होता है। एरिथ्रोसाइट्स जो है रक्त के संचलन में सहायक होता है। ठीक। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीम नामक लाल रंग या रंजक से पदार्थ जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। वहीं हीम की वलय जो रिंग में है, केंद्रीय भाग लौह या आयरन का होता है। तो हीम जो है एक वलय जैसा होता है, रिंग जैसा होता है, और रिंग के बीच में लौह या आयरन होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ठीक है। 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml होता है। यह शरीर में
गैसों के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग का जैसे ब्लड मेजर होता है तो डॉक्टर बताता है कि 10 ग्राम है, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम ऐसे होती है। तो ऑन एवरेज 12-13 देखने को मिलता है, पुरुषों में 14-15। तो यही है किसकी मात्रा है, तो यह हीमोग्लोबिन की। ठीक है, हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा है 12 से 18 ग्राम, और इसकी कमी से कमजोरी हो जाती है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कुछ अम्लीय होता है, गलत है क्योंकि यह क्षारीय होता है। यह लाल रंग का होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है, और यह ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 को भी ले जाता है। हीमोग्लोबिन का pH मान जो है 7.1 से लेकर 7.4 के बीच होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। ठीक है, रुधिर वणिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें लौह होता है, तो बिल्कुल यह रक्त को लाल रंग देता है, ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी है। कुछ रोगों के प्रतिरक्षा का कार्य करता है, यह गलत है। प्रतिरक्षा कार्य WBC करता है, ना कि RBC। तो कुल रुधिर का लगभग 55% जो है प्लाज्मा है, 45% रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 91% जल, 8-9% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। वहीं RBC में 40 से 5 जो है वो RBC जो है लाल रुधिराणु कुल ब्लड का 40 से 45% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। ठीक है, रुधिर का कोशिकीय भाग है, यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन लौह युक्त यौगिक नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग होता है, और हीम एक रिंग के जैसे होता है, और रिंग के बीच में लोहा होता है जो इसे लाल रंग देता है। रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करते हैं, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है। किसको, तो WBC को। ठीक है, जिसकी संख्या 4000 से 11000 बॉडी में होती है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग देता है, ये भी सही है। प्रतिरक्षा वाला गलत हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह या आयरन विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी, सामान्यतः कशेरुक प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, और लौह इसका आवश्यक घटक है। किसका, तो मायोग्लोबिन का। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है मायोग्लोबिन, तो पेशीय ऊतक में। मायोग्लोबिन में कौन से धातु होते हैं, लोहा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी कोशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केंचुआ। केंचुआ अर्थवर्म एक एनिलिड प्राणी है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में घुल जाता है। जबकि अन्य कशेरुकियों में प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में RBC में पाया जाता है। तो बाकी जगह जो हीमोग्लोबिन है वो RBC में होती है, लेकिन केंचुआ में क्या होती है, प्लाज्मा में घुला रहता है हीमोग्लोबिन। केंचुआ में रुधिराणु जो है रंगहीन होते हैं और केंद्रक युक्त न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र जो है क्लोज्ड टाइप का होता है। किसमें, तो केंचुआ में। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा RBC के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है किसके कारण, तो वही फिर से सेम क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो है लाल, उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों वर्टेब्रेट्स के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या
पुरुषों में जो है वो 54 लाख और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होता है। शरीर में यह गैसों की परिवहन का कार्य करते हैं। शरीर में यह गैस के परिवहन का भी कार्य करती है। कौन? तो हीमोग्लोबिन। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है कितना? तो 120 पर 80। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 पर 80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो है सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक जो है 80 mmHg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा नापते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना है? तो सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक 120। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो मरकरी से है। मनुष्य का औसत जो रक्तचाप होती है 120 पर Hg होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो मंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब है कितना? तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त दाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य रक्त दाब जो है 120/80 होता है किंतु इससे अधिक होने पे हाई ब्लड प्रेशर जबकि कम होने पे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्त दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका रक्त दाब जो है वो सामान्य है? तो वाई का है। ठीक है, वाई का 120/80। श्री वाई का रक्त दाब सामान्य है क्योंकि इनका 120/80 है और जो प्रकुंचन या सिस्टोलिक होती है वो 120 होती है और डायस्टोलिक या प्रसारण या अनुशीतलन जो है वो 80 होता है। रक्त श्रीमती एक्स का रक्तचाप कम है और बाकी वही चीज़ें जो ज़्यादा तो ज़्यादा कम तो कम। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है कितना? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है। इसका अर्थ यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होगा कितना? तो 760 पर 120 880 mmHg। तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो निर्वात के कंपेरिजन है 760 + 120 880 हो जाएगा। ठीक है, 880। रक्त समूहों की खोज के किसने? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने 4 समूह ए बी और ओ खोजा। बाद में रिसस बंदर में एक फैक्टर ढूंढा, RH फैक्टर। RH कारक का नाम संबंधित है बंदर। निम्न रक्त वर्ग यूनिवर्सल डोनर है तो O है। रक्त वर्ग O जो है यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज की उपस्थिति होती है।
जिसके कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते। तो चूंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो बाकी किसी भी एंटीजन वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं तो किसी और के पास कोई भी एंटीजन है उससे टकराव नहीं होगा। लेकिन चूंकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं इसलिए किसी अन्य व्यक्ति का अगर इस वर्ग के व्यक्ति को देंगे ब्लड तो इसकी जो है एंटीबॉडीज जो है वो टकरा जाएगा। इसीलिए रक्त वर्ग जो ए बी है वो सर्वग्राही होता है। मानव रक्तदान के लिए निम्नलिखित में कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर है? तो बिल्कुल ये ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ। किस रक्त वाला व्यक्ति सर्वाधिक दाता है? तो ओ। कथन है कि ए बी समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल। रक्त समूह ए बी के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता। यह गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी कह रहा है कि एंटीजन नहीं होता। ए बी में तो ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन है। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ ए वाला जो है वो सही होगा। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और कोई प्रतिबिंब या एंटीबॉडी नहीं होता, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। अतः ए बी रक्त वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ण का रक्त दिया जा सकता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है कौन सा? तो ए बी। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप है कौन सा? तो यहाँ पे बी, ए या ए बी कोई भी ले सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड या एंटीबॉडी का भाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं तो उनके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके पास कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपको ओ रहेगा तो भी वो ले सकता है। इसके अलावा ए रहेगा, ए है तो ए भी ले सकता है, ओ भी ले सकता है, और यहाँ पे ओ दिया है, ए भी ले सकता है। ठीक है, और ए बी जो है वो ए बी नहीं ले सकता। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इस प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। देखिए ए वाला जो है वो ए बी को दे सकता है इसलिए कि ए बी कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, लेकिन जब ए बीमार है, अस्वस्थ है और उसको हॉस्पिटल गया है तो उसको खुद ब्लड चाहिए तो वो सिर्फ या तो ए का लेगा या तो ओ का लेगा। इन दोनों के अलावा किसी और का नहीं ले सकता क्योंकि बाकी सब में बी है और बी तो इसका क्या है, अपोजिट है, अपोजिट नहीं ले सकता। ठीक, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यहाँ फिर से आ गया वही सेम क्वेश्चन। उसे रक्तदान की आवश्यकता है किंतु परीक्षण करने का समय नहीं है तो कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ बी, ओ निगेटिव। ठीक है, ओ में भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ओ निगेटिव। 1900 ईस्वी में कार्ल एंड स्टेनर ने 4 रक्त समूह की खोज के बाद में रिसस बंदर में अलग फैक्टर ढूंढा, आरएच फैक्टर। जब रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं बी में एंटीजन बी। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन है और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगते हैं जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्योंकि ओ निगेटिव जो समूह है इसके रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है और ना ही आरएच फैक्टर होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर। अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर स्कंदन नहीं होगा क्योंकि आरएच फैक्टर भी जैसे पॉजिटिव ओ पॉजिटिव रहेगा तो ओ पॉजिटिव मतलब इसमें आरएच फैक्टर है, पॉजिटिव है मतलब उसमें आरएच फैक्टर है और क्या पता उस व्यक्ति में हो या ना हो, इसलिए ओ नेगेटिव। अज्ञात, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञात और रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त है, इसको भी देना है। ठीक है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध
निम्नलिखित रुधिर वर्गों में किसी एक का रक्त का दान करना है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ओ होना चाहिए और RH निगेटिव, मतलब RH फैक्टर उसके पास नहीं होना चाहिए, अर्थात O निगेटिव। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ समय उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O निगेटिव। ठीक है, एक का है AB पॉजिटिव है, दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि AB और O मिलता है तो ब्लड ग्रुप A बनेगा या फिर B बनेगा, और AB तो ऑलरेडी इनके पास है तो एक बचा O पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव। ठीक है, तो दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है, दूसरे का O निगेटिव है। उनके जुड़वा पुत्रों के रक्त A पॉजिटिव B पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जुड़वा पुत्र जो है उनके A पॉजिटिव या B पॉजिटिव होंगे। ये दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों होगा। ठीक है, किसी का A पॉजिटिव किसी का B। तो इस प्रकार से जो गोद लिए पुत्र है उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त होगा। तभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, या तो O हो सकता है या तो A हो सकता है, तो C हो जाएगा। ठीक है, यदि जनक पेरेंट्स में से पिता का रक्त A और माता का O है तो उनके पुत्र का O या A कोई एक होगा। बर्नस्टीन 1924 ने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है, अतः यह संतानों मंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि और किसमें संगत होना चाहिए, तो RH कारक में। ठीक है, तो जब ब्लड किसी और को देंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तो RH फैक्टर भी मिलाना होता है। तो रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH फैक्टर का भी संगत होना आवश्यक है, और RH की खोज भी कॉल एंड स्टेनर ने ही किया था और रिसस बंदर के रक्त में किया था। माता जो है गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कब? यदि माता के पास क्या है, RH निगेटिव, ठीक, RH हीन है, मतलब RH नहीं है और RH सहित है एवं उसका गर्भस्थ शिशु, यदि माता के पास RH हीन है एवं उसका गर्भस्थ शिशु RH सहित है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। RH तत्व का लक्षण भी आनुवंशिक होता है। इसकी वंशागति मेंडेलियन नियमों के अनुसार होता है, जिसमें 2 एलीली जीन्स कैपिटल और स्मॉल r द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें जीन जो है वो RH पॉजिटिव लक्षण, जीन RH नेगेटिव लक्षण पर प्रबल डोमिनेंट होता है। तो जो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव पे ज़्यादा डोमिनेट करता है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि RH जो नेगेटिव है, ठीक है, RH जो नेगेटिव है माता है, अर्थात कि उसमें RH फैक्टर नहीं है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि उसके पास तो एक पिता का एक माता का, अर्थात उसके पास RH है ही नहीं, मतलब RH फैक्टर नहीं है, RH नेगेटिव माता है। वही पिता जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव पिता है। ठीक है, RH पॉजिटिव है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, या तो RR होगा या तो उस जो व्यक्ति है उसके माता पिता दोनों RR दिए हों, जो रिसस बंदर का RH फैक्टर है वो पॉजिटिव दिया हो, या हो सकता है कि एक उनका कोई माता या पिता दिया हो, एक जो है वो नहीं रहा हो। ठीक है, तो हो सकता है ना कि जो पिता है RH पॉजिटिव जो है उसके माता पिता या तो दोनों रहे हों पॉजिटिव, या तो कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो प्रभावी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और माता जो है उसमें है ही नहीं, तब उसके जो अंडाणु बनेंगे और पिता के जो शुक्राणु है उस आधार पर देखिए संतानों में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सजाया गया है एक तरह से मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऐसे किया होगा तो वहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ना था। तो यहाँ पे देखिए पिता के शुक्राणु 2 के हो सकते हैं कैसे, या तो RR है, उनके माता पिता से
पॉजिटिव पॉजिटिव मिला हो या फिर एक लोग का पॉजिटिव रहा हो, एक का निगेटिव, तो ये पिता का शुक्राणु हो गया। और ये माता का केस है, तो माता में तो दोनों भाई निगेटिव निगेटिव ही हैं। तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, सभी संतानें जो होंगी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी संतान, अगर पिता का माता पिता मतलब देखिए ये कितना जेनेटिक चल रहा हो, मतलब नाना नानी या फिर दादा दादी का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उनके दादा दादी अगर दोनों पॉजिटिव रहे, मतलब पिता का दोनों रहा हो, तो यहाँ पे देखिए आर के साथ मैट्रिक्स में चिन्ह होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सभी संतान पॉजिटिव, क्योंकि एक भी आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव एक है तो यहाँ पे क्या होगा, आधा संतान जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव और आधा संतान जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, आरएच फैक्टर। ठीक है, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो माता गर्भस्थ शिशु जो है आरएच रक्त प्रकार विसंगति जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु जो है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता आरएच निगेटिव है और उसका गर्भस्थ शिशु आरएच सहित या आरएच पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो उसका गर्भस्थ शिशु जो है आरएच पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ एक बस मतलब देखिए वहाँ यहाँ पे क्या है, 4 अगर भाग लें तो उसमें से थर्ड 3 भाग जो है वो पॉजिटिव है, बस एक भाग ही निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका वो केस कब होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस का, जब शिशु जो है वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 तक। रक्त 7.35 से 45 या एवरेज 7.4 होता है। एसिडोसिस या अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होता है। तो जिस रोगी को एसिडोसिस या अल्कालोसिस होगा वो इसे उसके ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.4 के से ज़्यादा या कम हो सकता है। रक्त का पीएच है 7.4। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है कितना, तो 7.4 होता है। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन या एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए और बी। ठीक है, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटी ए और एंटी जो है बी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन से प्योर प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। तो एंटीबॉडी के निर्माण को यह उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो एंटी जो बॉडी होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। निम्न में से एंटीजेंस के मूल विशेषता क्या है, तो ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो WBC करता है। WBC विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पे उस विशेष संक्रमित स्थल पे पहुंच करके हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक इत्यादि का भक्षण करके शरीर को सुरक्षा देती हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी या अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिविटी की स्थिति में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है क्या, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय या इनएक्टिव करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे WBC किंतु संख्या में अधिक है। कुल WBC का 20 से 30% लिम्फोसाइट से होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या अधिक होती है थोड़ी सी और सबसे छोटे होते हैं।
इनका केंद्रक बड़ा होता है, गोल होता है, एक और कुछ चपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति गश्ती करता है और शरीर में घूमते रहता है, देखता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और जहाँ प्रॉब्लम होगा सुरक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करके शरीर को बचाता है। प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है किससे? तो यह हो जाएगा लिम्फोसाइट से। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो है प्रतिरक्षा का सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट से संबंध है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं, बी और टी कोशिका। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं मानव शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं लिम्फोसाइट्स द्वारा होती है और ये लिम्फोसाइट्स बी और टी होते हैं। ठीक है, बी और टी लसिकाणु या कोशिका होती हैं। उल्लेखनीय है कि रोग जनकों की क्रिया में बी कोशिका मानव रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला को उत्पन्न करती है ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कहलाते हैं। गौरतलब है कि टी कोशिकाएं स्वयं तो एंटीबॉडीज का श्रावण नहीं करती, किंतु प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करते हैं। ये प्रतिरक्षी प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग हैं जो शरीर के रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण है क्या? तो रक्त में प्रोटीन। ठीक है, तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हेमोटोक्रिट, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिका WBC प्लेटलेट्स बिम्बाणु की उपस्थिति का उसकी श्यानता पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हेमोटोक्रिट इस सब पे निर्भर होती है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग कितना? तो 0.007 mm। WBC मनुष्यों में पाए जाते हैं, इनकी संख्या RBC से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। और श्वेत रक्त जो WBC है शरीर का प्रतिरक्षा बनाता है, जिसमें लिम्फोसाइट एक प्रकार की कणिका है। इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर या 0.007 mm होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को कौन सा विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? तो ल्यूकेमिया। ठीक है, यही ब्लड कैंसर होता है, तो इसका संख्या ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें WBC की संख्या जो है आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है। इनकी संख्या मात्र 11,000, 4,000 से 11,000 होनी चाहिए। WBC मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। ठीक है, RBC जो बनते हैं WBC बनते हैं अस्थि मज्जा में, तो RBC बनते हैं अस्थि मज्जा में। RBC जो है ऑक्सीजन ले जाने में जो है वहन करती है। RBC अस्थि मज्जा में बनती है और यह 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है और मनुष्य के शरीर में लगभग यह 120 दिन तक प्रसारित होती है। तिल्ली या प्लीहा जो है पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पे? तो प्लीहा में। शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है और लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो है वो कणिका विहीन जो है WBC होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार के प्रमुख प्रकार के हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा में होती है, वहीं लसिका ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि में भी होता है। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि इस सब में देखने को मिलता है। वहीं न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली में। ठीक है, तिल्ली या प्लीहा में। तो लसिका जो कोशिकाएं हैं एक प्रकार की WBC हैं, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट जो है लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं।
मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो देखिए एक से अधिक, अर्थात कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा का जो निर्माण है वो थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का WBC है जो गश्ती सेना की भांति कार्य करता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो हृदय धमनियां कहलाती हैं। ठीक है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाले धमनियां जो है वो हृदय धमनियां कहलाती हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस शारीरिक परिक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये हो जाएगा रक्त जमाव। द ब्लड क्लॉटिंग जो है करने का काम करता है कौन सा? थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। इसको हम लोग कितना बार देख चुके हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको कि रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु जो है वो अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पे RBC की संख्या 54 लाख होती है और महिलाओं में 48 लाख होती है। वहीं 4000 से 11000 मात्र WBC होते हैं और 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं आपको प्लेटलेट्स। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कथन की कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग होता है। बिल्कुल, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन की शक्ति जो है अधिक होती है, तो दोनों का दोनों सही है। फिटकरी जो है एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने में सहायता करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को बिना विचार किए जो है ना कि दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन क्या? तो ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में दे सकते हैं। कृत्रिम रक्त हल्का और इसे ठंडी जगह में रखने की भी जरूरत नहीं होती है, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं को तैयार किया गया है। ठीक है, इसी के साथ यह चैप्टर जो है होता है समाप्त। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि लंबा चैप्टर था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए।